हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 8 अगस्त और 8 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम द हिंदू, दैनिक जागरण, पीआईबी और भी जो अदर न्यूज़पेपर होते हैं जिनमें जो भी करंट अपडेट रहता है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, और हाँ, आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आंसर आप सभी को बताना होता है। तो यहाँ पे कल पूछा गया था, मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसमें क्या था, 27 जुलाई को, 28 जुलाई को, 29 जुलाई को या कि 30 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30 जुलाई को, 29 जुलाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे जो मेन पॉइंट है, समझने वाली बात है कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, ठीक है, जो भी मनाए जाते हैं, उनका मेन मकसद यही होता है कि कोई किसी भी जो भी हो रहा है हमारे देश में, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए या जागरूकता लाने के लिए पब्लिक में कोई एक इम्पॉर्टेंट डेट चूज किया जाए जिससे कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ ही केंद्रित हो, ठीक है। जैसे कि अब ये तस्करी दिवस जो भी है मनाया जाता, तो किसी का ध्यान नहीं जाता, बट एक डेट डिसाइड कर दी गई कि इस दिन मनाया जाएगा, तो पब्लिक क्या होगी, पब्लिक का ध्यान जाएगा, उसमें जागरूकता आएगी कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो मेन उद्देश्य इसका, हर एक जो भी डेज होते हैं उनका मकसद यही होता है कि लोग इसके प्रति अपना ध्यान केंद्रित करें और समझें कि है क्या चीज़ आखिर ये, और ये कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहली किसान रेल निम्न में से किन दो शहरों के बीच चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे है देवलाली से दानापुर, कोल्हापुर से पटना, जयपुर से हाजीपुर, कोलकाता से जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देवलाली से दानापुर। उसके बाद इसकी यदि हम व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि किसानों को राहत देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है। किसान रेल पूरी पार्सल ट्रेन होगी जिसमें किसानों का अनाज, फल, सब्जियां आदि लाने और ले जाया जाएगा। अब तक फल, सब्जी आदि एक जगह से दूसरी जगह सड़क से होते हुए ट्रकों में जाता है, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लगता है, ठीक है। किसान रेल नासिक से देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलेगी, यानी कि ये कहाँ से चलेगी, इसका जो रीजन है आपको याद रखना है, नासिक से देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये ट्रेन है जो चलेगी, ठीक है। और ये ट्रेन कौन सी है, पहली, अपने भारत की पहली किसान ट्रेन है, क्योंकि अभी तक जो हमारे फूड वगैरह थे, फल सब्जी, वो कहाँ से जाते थे, बस या ट्रक के माध्यम से जाते थे, जिससे कि क्या पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लग जाता था। और आपको पता है कि फल और सब्जी ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक 24 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो ये फिर सड़ने लगते हैं, ठीक है, यानी नष्ट होने लगते हैं, और आधी से अधिक चीज़ें जो थी नष्ट हो जाती थी, इसलिए अब ये ट्रेन चलाई जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे है कि जम्मू कश्मीर के किस पूर्व उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। तो इसमें पहला है गिरीश चंद्र सक्सेना, दूसरा है गिरीश चंद्र मुर्मू, और तीसरा हमारा निवास कुमार सिन्हा, और चौथा है नरेंद्र नाथ बोहरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG नियुक्त किया गया है। IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को राजीव महारिषि की जगह CAG बनाया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 31 अक्टूबर 2019 को पहला उन्होंने ये पद जो संभाला था उपराज्यपाल का। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने क्या बताया था कि 31 अक्टूबर से हमारा जो था जम्मू कश्मीर और
के लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में पूर्ण रूप से आ गए थे। ठीक है, हालांकि 5 अगस्त को ही वहाँ पे क्या हुआ था, 5 अगस्त को नहीं, पहले ही क्या कर दिया गया था वहाँ पे कि कुछ टाइम पहले संशोधन पारित कर दिया गया था, शायद 5 अगस्त ही की डेट थी। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा में संसद में विधेयक था वो पारित कर दिया गया था। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था कि ये पूर्ण रूप से अस्तित्व में आ चुका था। और आपको यही डेट याद भी रखनी है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे, तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और उसी दिन वो पहले राज्यपाल भी उपराज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए कि ये जो हमारे CAG हैं, ठीक है, तो यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, ये एक संवैधानिक पद है। ठीक है, यानी कि इसका संविधान में, इस पद का संविधान में उल्लेख है। और आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन है इसी से कि किस आर्टिकल के तहत इस पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, जब मैंने पॉलिटी पढ़ा है वहाँ पे मैं आर्टिकल जितने भी समझाई हूँ आपको, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज गूगल से सर्च कर लीजिएगा। लेकिन इसका आंसर जरूर बताइएगा कि जो CAG का पद है वो किस आर्टिकल के तहत हमारे संविधान में बात की गई है, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने का सर्वसम्मति से फैसला किया है। तो यहाँ पे है 3%, 5%, 2%, 4%। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 4%। ठीक है, उसके बाद यदि इसकी व्याख्या की हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि विकास को बनाए रखने और कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए बैंक मौद्रिक नीति में फेरबदल जारी रखेगा। मौद्रिक नीति की 3 दिवसीय बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मार्जिनल स्टेहंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 4.25% बनी रहेगी। ठीक है, यानी कि कितनी बनी रहेगी, 4.25% बनी रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है पंजाब। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। तेंदू के पत्ते बीड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली राज्य के वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है। ठीक है, यानी कि जो बीड़ी बनती है तो वो किससे बनती है, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, तो वहाँ पे बीड़ी जो बनती है वो तेंदू के पत्ते से बनती है। ठीक है, और जिसे बाद में क्या किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा खरीदा जाता है। कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन उनकी जयंती के अवसर पर किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। तो यहाँ पे पहला है केनरा बैंक, दूसरा है देना बैंक, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है हमारा भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केनरा बैंक। उसके बाद यदि हम इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने लघु अवधि की कोरोना कवच बीमा पॉलिसी की बिक्री के लिए 3 बीमा कंपनियों से समझौता किया है। यह बीमा पॉलिसी कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य खर्चों पर बीमा सुरक्षा देती है। केनरा बैंक के अनुसार उसने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और HDFC अर्गो हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की किस मशहूर लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता का
63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो पहला है हमारा प्रभा खेतान, दूसरा है महाश्वेता देवी, और तीसरा है हमारा महिमा कुकरेजा, और चौथा है हमारा सादिया देहलवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सादिया देहलवी। उसके बाद हम बात करें इसकी व्याख्या की, तो इनका जन्म 1957 में दिल्ली में हुआ था, और दिल्ली से वह एक सूफी महिला थी, वहाँ दिल से वह एक क्या थी, सूफी महिला थी। सूफीवाद पर उनकी पहली पुस्तक सूफीज्म द हार्ट ऑफ इस्लाम 2009 में हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। उनकी अन्य लोकप्रिय पुस्तकों में से और जो थी तो कौन थी, द सूफी कोर्टयार्ड, दिल्ली की दरगाह 2012, और जैस्मीन एंड जिन्स यादें और व्यंजनों की मेरी दिल्ली 2017 शामिल हैं। वे एक फिल्म निर्माता भी थीं, और उनके कामों में द सूफी कोर्टयार्ड, अम्मा एंड फैमिली और सुखवंत सिंह के साथ नॉट ए नाइस मैन टू नो शामिल थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने निम्न में से किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसमें से है पायलट योजना, दूसरा है मनी योजना, तीसरा है चल योजना, चौथा है मुद्रा योजना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पायलट योजना। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें यदि हम, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आरबीआई ने पायलट योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है। इसके तहत एक बार में 200 रुपये तक का भुगतान की अनुमति होगी। इस पहल का मकसद उन जगहों पर भी डिजिटल लेने देने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करना है जहां क्या है, इंटरनेट से संपर्क की कनेक्टिविटी कम है। केंद्रीय बैंक की अधिसूचना के अनुसार पायलट योजना के तहत भुगतान कार्ड, वॉलेट या मोबाइल उपकरणों या अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये इसलिए छूट दी गई है, दैट मीन्स ये योजना लाई गई है जो क्या है, आरबीआई के द्वारा योजना लाई गई पायलट योजना, इसको नाम याद रखना आपको। और ये इसलिए लाई गई है जो भी रूरल एरिया के लोग हैं जिनके पास ज़्यादा इंटरनेट अभी डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, यानी उन जिन क्षेत्रों में नहीं हुआ ज़्यादा डेवलप उनके लिए है कि बिना इंटरनेट के भी वो लोग ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने के 1 वर्ष बाद किस देश ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर की स्थिति का मुद्दा उठाया? यहाँ पे है पहला बांग्लादेश, दूसरा है रूस, तीसरा है भूटान, चौथा है चीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीन होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौरतलब है कि बीते वर्ष विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यह तीसरी बार हुआ है जब चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के समक्ष उठाया है। इससे पूर्व यह मुद्दा बीते वर्ष अगस्त माह में और इस वर्ष जनवरी माह में उठाया गया था। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि चीन कश्मीर क्षेत्र की स्थिति पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है और कश्मीर के मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। चीन ने कई बार जम्मू कश्मीर की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के समक्ष उठाकर कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की है। ठीक है, यानी कि जो आर्टिकल 370 था यानी कि जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था, उसके निरस्त होने पर जो अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया कि 5 अगस्त को विधेयक पारित किया जाता है, फिर उसके बाद 31 अक्टूबर से ये अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, तो चीन उसके खिलाफ क्या है कि 3 बार वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में ये वहाँ पे इस मुद्दे को उठा चुका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर इसका होगा आईआईटी कानपुर। उसके बाद इसकी व्याख्या की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने
लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नई पहल शिकायतों के कारण और उनकी प्रकृति की पहचान करते हुए जहां भी आवश्यकता हो प्रणालीगत बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेपों के जरिए इन्हें व्यवस्थित करने में मदद करेगी। समझौता ज्ञापन के तहत आईआईटी कानपुर की ओर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और मशीन लर्निंग एमएल तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाने की परिकल्पना की गई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपीपी योजना शुरू की है। तो यहाँ पे पहला है पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा कर्नाटक और चौथा है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा हरियाणा। उसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरियाणा ने परिवार पहचान पत्र यानी कि पीपी, ठीक है, तो नामक एक विशिष्ट पहचान पत्र लॉन्च किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में रहने वाले लगभग 54 लाख परिवारों में से प्रत्येक की निगरानी करना। इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक एकल इकाई माना जाएगा। 8 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रत्येक परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है कि जो आधार कार्ड है, ठीक है, आई थिंक कि सबके पास आधार कार्ड होगा, क्योंकि बिना आधार कार्ड के तो कुछ होता नहीं, कंपलसरी हो गया एक छोटे बच्चे के लिए भी। तो वहाँ पे आपको ये बताना है कि आधार कार्ड में कितने अंकों का जो नंबर है वो होता है। ठीक है, जैसे हमारा मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, वैसे जो आधार नंबर है वो कितने अंकों का होता है। और ये 2018 में एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर बताइएगा कि जो आधार कार्ड का नंबर होता है वो कितने अंकों का होता है। पहले अभी जो मैं पूछ रही हूँ अपने दिमाग से ट्राई करिएगा, क्या आपको पता है, कभी आपने चेक किया है? अदरवाइज आप आधार कार्ड के नंबर गिन के ही बताइएगा। बट ये क्वेश्चन एग्जाम में अब पूछा जाता है, सो आप लोग इससे भी अवेयर रहे और बताने की ज़रूर कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड में कितने अंकों का नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है तो 27 जुलाई को, 28 जुलाई को, 29 जुलाई को या कि 30 जुलाई को। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है। और हाँ, यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, ताकि उन तक भी ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए और वो भी आसानी से अपना जो भी तैयारी कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, सो आई होप कि आपको जितना मैं समझाती हूँ अच्छे तरीके से समझ में आता है। और हाँ, यदि आता है तो आप लोग यदि लाइक करते हो तो मुझे भी लगता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी आपके लिए ये यूजफुल है। अदरवाइज ऐसे लगता है कि मैं बक बक करती हूँ, आप लोग बस ऐसे करके सुन लेते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो यदि समझ में आता है तो ज़रूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। ठीक है, सो आई थिंक कि ये जितना भी था आपको समझ में बेहतर तरीके से आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।